हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 25 ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि सर केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है क्या वो चेंज होगा या नहीं, और होगा अगर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं कि क्यों होगा तो वो जवाब देते हैं कि सर एज पर एनईपी 2020। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी है जो आप ऐसा बोल रहे हैं कि चेंज होगा। तो इसका जवाब जल्दी ही मैं आपको देने वाला हूं। 1-2 दिन में एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें ये चीज मैं आपको बता दूंगा कि क्या केवीएस पीआरटी का सिलेबस जो है इस बार चेंज होगा या नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? आज का सुपरस्टार क्वेश्चन भाई लोग। हु विल बी द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? और ये होंगे आपके एनवी रामन्ना। एनवी रामन्ना हमारे 48वें चीफ जस्टिस होंगे भारत के। और अगर बात की जाएगी इनसे पहले अभी एट प्रेजेंट कौन है, 47वें कौन है, तो वो है एस.ए. बोबडे। ठीक है जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई एस.ए. बोबडे ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रामन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। एस.ए. बोबडे के सुपरविजन के एक दिन बाद जस्टिस एनवी रमन 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है कि किसके बाद बन रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एस.ए. बोबडे। किस डेट में अपना कार्यभार संभालेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 24th। कौन से नंबर के बन रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 48। और ये आ सकता है कि एट प्रेजेंट हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो एनवी रामन्ना। बात क्लियर हुई जी। ये पूछा जा सकता है कि 48वें कौन है, तो एनवी रामन्ना। ये पूछा जा सकता है कि 47वें कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा, एस.ए. बोबडे। आई थिंक ये चीज अच्छे से क्लियर हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये भी स्टार क्वेश्चन है क्योंकि अपने आप में कुछ नया है, कुछ पहली बार किया जा रहा है। Recently, which state government has announced the establishment of India's first ambulance network to provide animal health care to the afflicted animals? और ये किया है जी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये इस तरह का नया इनिशिएटिव लिया है। आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार काफी समय से जानवरों की मदद के लिए नए नए स्टेप्स लेती आई है। इस प्लान के तहत राज्य में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी है। इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस में रखे किट से ऑन द स्पॉट जानवरों का इलाज भी किया जाएगा। तो भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मोबाइल एम्बुलेंस जानवरों के लिए किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है? पहला इंडिया का ऐसा इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है? विच प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन cricket team has surpassed Australia's Beth Mooney to achieve the number 1 ranking in ICC T20 cricket? और ये है आपकी शेफाली वर्मा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, इंडिया की ओपनर है शेफाली वर्मा और इनका जो स्टाइल है वो बिल्कुल सहवाग जैसा है खेलने का। पहली बॉल से ही मारना स्टार्ट कर देती है। भारत की युवा विस्फोटक महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की महिलाओं की ताजा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 पर पहुंच गई है। महिला T20 रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूदा अन्य भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो इसमें स्मृति मंधाना 7वें पर और जेमिमा
रोड्रिगेज 9वें स्थान पर मौजूद है। महिला टी20 रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल हैं। इसमें बैथ मुनी दूसरे, मैग लेगिंग चौथे और अलीस हिली 5वें पर मौजूद है। और भारत की भी 3 हो जाती हैं, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिगेज। ठीक है जी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एनुअल लिमिट ऑफ टैक्स फ्री, कर फ्री मतलब कि कर मुक्त ब्याज, टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फ्रॉम 2.5 लाख टू हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग। और ये भी स्टार क्वेश्चन बनता है। ये स्टार क्वेश्चन इसलिए बनता है कि हम सब लोग जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का जब एग्जाम आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 2.5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है टैक्स फ्री, तो वो कर दिया आपकी 5 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पे देखिए, केंद्र सरकार ने भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारियों के लिए अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। और अब जो है वो फिर से उसमें अमेंडमेंट यानी कि उसमें जो संशोधन कर वो 5 लाख कर दी गई है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व श्वग रोग दिवस, जिसको वर्ल्ड टीबी डे कहते हैं, वो किस दिन मनाया जाता है? और ये मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को पूरे विश्व में। वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th of March। हर साल 24 मार्च को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करना है। विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित किया जाता है एवं वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम द क्लॉक इज टिकिंग रखी गई है। ओके, थीम भी याद रखनी है। द क्लॉक इज टिकिंग यानी कि जो घड़ी है वो टिक 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 करके चल रही है। द क्लॉक इज टिकिंग जो है थीम पूछी जा सकती है कि भाई वर्ल्ड टीबी डे 2021 की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है द क्लॉक इज टिकिंग। और किस डेट में मनाते हैं हम इसको? 24 मार्च को मनाते हैं पूरे विश्व भर में। क्वेश्चन नंबर 6। 24 मार्च 2021 को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन कर दिया गया? ये क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है। विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज कमीशनड ऑन 24th of March 2021? और ये है आपका ICGS वज्रा। ठीक है, ये याद रखना है, वज्रा याद रखो, वज्रा से आपको याद रहेगा। इसको कमीशन कर दिया गया 24 मार्च को। इंडियन कोस्ट गार्ड ICJ शिप वज्रा को 24 मार्च 2021 को चेन्नई में जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा कमीशन किया गया था। भारत के तटरक्षक महानिदेशक के नटराजन और IG S परमीश भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्वदेशी तौर पर चेन्नई में लॉरेंस एंड ट्रूबो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह जहाज 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में छठा है। यह अपने उच्च तकनीक सुविधाओं और अत्यधिक परिष्कृत नेविगेशन और संचार प्रणालियों के माध्यम से तटीय सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ध्यान रखना है किसको कमीशन किया गया है 24 मार्च 2021 को चेन्नई में? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्रा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, वज्रा नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए सर्जन जनरल होने की पुष्टि की है? यह भी स्टार क्वेश्चन है। विच इंडियन अमेरिकन वॉज कंफर्म टू बी द न्यू सर्जन जनरल ऑफ US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? और ये हैं आपके डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं आपके न्यू सर्जन जनरल होंगे US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 22 मार्च 2021 को भारतीय अमेरिकी चिकित्सक
डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल होने की पुष्टि करने के लिए 5743 वोट दिए हैं। इसके साथ अमेरिकी सीनेट ने चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रशासन को अपने शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों में से एक को सौंप दिया गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति ने इससे पहले बराक ओबामा के प्रशासन में सर्जन जनरल के रूप में भी कार्य किया था, लेकिन 2017 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इन्हें निकाल दिया था और वापसी इनकी दोबारा हुई है डॉक्टर विवेक मूर्ति एज अ जर्नल सर्जन, यानी कि न्यू सर्जन जनरल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेताब लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहां पे ये याद रखना है आपको, केन बेतवा लिंक किन दो राज्यों के बीच, मध्य प्रदेश और किस दूसरे राज्य के बीच जो है इस परियोजना पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रिसेंटली एन माउ, दैट्स मीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट टू इंप्लीमेंट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? और ये है जी आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। एमपी में भी बीजेपी है, यूपी में बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, एक अच्छा इनिशिएटिव है केंद्र सरकार का भी और दोनों स्टेट गवर्नमेंट का भी। आज का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से कौन स्थापित करेगा? हु विल रीस्टैब्लिश होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग विद इंडिया? और ये है आपका भाई यूएस। ठीक है, ये याद रखना है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया एंड यूएस। इसके एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने का फैसला किया है, जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा बंद कर दिया गया। जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये बंद कर दिया गया था। एंड होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया और यूएस के बीच फिर से स्थापित कर दिया गया है। यूएस प्रेसिडेंट ने इसकी घोषणा कर दी है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप करो। पहले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर किया था, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे कब रिटायर होने वाले हैं? व्हेन विल द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे रिटायर? बताओ भाई, इसका आंसर करो, फटाफट आंसर करो और फिर मैं आंसर बताऊंगा। और मैं देखना चाहूंगा कि आपने कितने ध्यान से पहला क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी थी। जिन लोगों ने कहा है भाई 20 अप्रैल, वो गलत है, क्योंकि 20 अप्रैल नहीं है, इसका आंसर होगा 23 अप्रैल। मैंने बताया था कि 24 तारीख को हमारे नए 48वें जो सीजीआई हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के 48वें, वो अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी कि 23 अप्रैल तक लास्ट हमारे शरद अरविंद बोबडे रहेंगे और वो इसी डेट में अपनी रिटायरमेंट भी लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे 23 अप्रैल को अपने पद से रिटायर होने वाले। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रामन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। मैं एक चीज बता दूं आपको इसका, कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, उसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनसे जो एक पोस्ट नीचे होते हैं, मतलब सीनियरिटी में इनसे कम होते हैं, बस जो सीजीआई से कम होते हैं वही हमारे अगले जो हैं सीजीआई होते हैं। ये ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। तो भाई ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि किस डेट में रिटायर हुए हैं हमारे 47वें सीजीआई, दैट्स मीन शरद अरविंद बोबडे, तो वो 23 अप्रैल उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन से नंबर के थे, 47वें के थे। ये पूछा जा सकता है कि 48वें कौन होंगे, तो वो होंगे आपके एनवी रामन्ना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके के हमारे बनते हैं। So these are the top 10 questions for today. I hope you like it. And friends, there is no shortcut
ऑफ सक्सेस। मैं फिर से बता रहा हूं, तैयारी तो आपको आज से ही करनी पड़ेगी। और तैयारी जो सेल्फ स्टडी चिल्लाते हैं आपको, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, सेल्फ स्टडी ही करते हैं आप हमेशा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप अपने नोट्स बनाएंगे और उनको पढ़ेंगे, वो सेल्फ स्टडी ही है। हम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं ये कहता हूं कि देखिए, इतना यहाँ पे समझने की बात कीजिए, ये पूरा समंदर है मान लीजिए, ठीक है, इसमें से केवीएस की पढ़ाई इतनी है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपको ये पूरे समंदर में से ये इतनी पढ़ाई जो है वो ना ढूंढनी पड़े, इसलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई आपको ये पढ़ना है, बस इतना काम है हमारा। उसके बाद सेल्फ स्टडी आप ही को करनी है, हम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्लास लीजिएगा, फिर मिलेंगे हम कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय एवरीवन।